नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शेयर बाजार के गिरने के इस दौर में उन जगहों का भी हाल लिया जाए जहां से निवेशक आते हैं और जहां निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। भारत के शहर, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको अपने शहर का हाल देखकर लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है? आप किसी भी रेलगाड़ी में बैठकर रास्ते में पड़ने वाले मकानों का हाल देखिए। आधे अधूरे बने हैं, बनते बनते कहीं बीच में रुक गए हैं, किसी तरह जोड़ जाड़ कर बनाए गए हैं। ज्यादातर मकानों की रंगाई तक नहीं हुई, किसी तरह मकान बने हैं, बेरंग खड़े हैं। पेंट कंपनियों का बाजार कितना बड़ा होता अगर लोगों के पास पैसा होता। हर घर वाला चाहता होगा उसका घर बाहर से रंगा जाए, लेकिन पैसा ही नहीं। किसी तरह मकान खड़ा कर मकान को भूल चुका है। पिछले 6 महीने में पेंट कंपनियों के शेयर 30% से भी ज्यादा गिरे हैं। एशियन पेंट्स भरोसेमंद कंपनी मानी जाती थी, उसके शेयर भी 30% गिरे। 12 सितंबर को एशियन पेंट्स का एक शेयर 3400 रुपए के करीब था, 4 मार्च को 2140 पर आ गया। इंडिगो पेंट्स के शेयरों के दाम में भी 35% की गिरावट है। नेरोलैक पेंट्स के दाम में भी 25% की गिरावट है। यही हाल सीमेंट कंपनियों के शेयरों का भी है। बाजार सामने दिख रहा है, लेकिन बाजार में पैसा नहीं, इसलिए इन कंपनियों का माल नहीं बिक रहा। अगर लोगों के पास पैसे होते तो दुनिया को टमटम समझकर हाँकने वाले ट्रंप के बाद भी इनके बाजारों पर असर नहीं पड़ता। मकानों का यह सैलाब बता रहा है कि भारत एक रेंगती हुई, सरकती हुई अर्थव्यवस्था है, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। घर भारतीयों का सपना होता है या उन सपनों का हाल जो आप देख रहे हैं। इन्हें देखकर किसी को भी यकीन होगा कि वाकई लोगों के पास खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं। ऐसे खड़े मकानों को देखकर कौन विश्वास करेगा कि इस देश में 10 साल में समृद्धि आ गई है? जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो उनके घर, मकान, दुकान सब इसी हाल में नजर आएंगे। अगर आपको मेरी बात नहीं जमी तो मैं सरकार के ही एक चर्चित चेहरे का लेख आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में यह लेख छपा है। इसकी हेडलाइन है कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। 2025 में यह हेडलाइन कह रही है। कहने वाले कौन है? नीति आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन, G20 में भारत सरकार ने जिन्हें शेरपा बनाया था, अमिताभ कांत। सरकार की योजनाओं की प्रमुख आवाज माने जाते हैं। खूब इंटरव्यू मिल जाएगा, मोदी सरकार ने ये कर दिया, वो करने वाले हैं। और 10 साल बाद ये लिख रहे हैं कि भारत के शहरों को योजना की जरूरत है। अमिताभ कांत ने ट्वीट किया है कि भारत के शहर अब एकदम दरकने के मुहाने पर पहुंच गए हैं, टिपिंग पॉइंट पर हैं। आबादी बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। इसे पढ़कर आपको लगेगा कि आप 2025 में नहीं, 2013 में हैं, जब हर चीज को 70 साल में सबसे बदतर बताया जा रहा था। हर खराब चीज को ठीक करने के लिए लंबी दूरी वाले लेंस से देश को देख लेने वाले इस नेता का नाम पुकारा जाता था। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद 25 जून 2015 को इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च की, लेकिन अब वे अपने लेंस से स्मार्ट सिटी की तस्वीर नहीं लेते। अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी अपने बनाए किसी स्मार्ट सिटी की सफारी पर निकल जाते। अमिताभ कांत का यह लिखना कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है, मुझे हैरान कर गया। क्या उन्हें अपना पुराना इंटरव्यू याद नहीं रहता? 2017 के सितंबर महीने में फोर्ड इंडिया के सिटी ऑफ टुमारो सिंपोजियम में अमिताभ कांत कहते हैं कि स्मार्ट सिटी तकनीकी रूप से रचनात्मक होगी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी रचनात्मक होगी। स्मार्ट सिटी का मतलब केवल ठोस बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि स्मार्ट लोगों से भी होगा। कैसी कैसी बातें बना रहे हैं ये लोग, बताइए। स्मार्ट लोग, स्मार्ट सिटी, सांस्कृतिक, तकनीकी रूप से रचनात्मक स्मार्ट सिटी। आम भारतीय तो सपना देखते देखते ही 10 साल के लिए सो गया। अब वही स्मार्ट अमिताभ कांत लिख रहे हैं, भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। तो स्मार्ट सिटी थी किस लिए? उसमें प्लानिंग नहीं थी। उसका क्या हुआ? 10 साल बाद तो आपको यह लिखना चाहिए था कि स्मार्ट सिटी तैयार है, हमने ये करके दिखा दिया। लेकिन 10 साल बाद लिखा जा रहा है कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। 2018 में यही जनाब डावोस के विश्व आर्थिक फोरम में प्रवचन दे रहे थे, स्मार्ट सिटी टॉप नॉच होगी, मतलब शहर चमक उठेंगे, सुविधाओं की झड़ी लग जाएगी। तो क्यों नहीं भारत के शहर टॉप नॉच हो सके? अमिताभ जी,
इंडियन एक्सप्रेस में छपे अमिताभ कांत और रणवीर नागाइच का लेख है कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। तो फिर स्मार्ट सिटी क्या थी? कागजी प्रोपेगेंडा। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख में अमिताभ कांत ने सिंगापुर का उदाहरण दिया है, लेकिन यहां भी अमिताभ कांत भूल गए। 2016 में ढोलेरा की तस्वीरों को लेकर ट्वीट कर रहे थे कि यह भारत का सबसे बड़ा पाथ ब्रेकिंग काम है, नया ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है जो आकार और अनुपात में सिंगापुर से भी बड़ी होगी। कोई पूछे इनसे कि 2016 से 25 आ गया, क्या ढोलेरा, गुजरात का ढोलेरा सिंगापुर बन गया? यह सिंगापुर है। इस वीडियो में सिंगापुर की झलक देख लीजिए ताकि पता रहे कि किसके नाम पर यह सपने दिखाते रहे और अंत में उन सपनों को कैसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया। 2025 में अमिताभ कांत ज्ञान दे रहे हैं, भारत को सिंगापुर की तरह शहर बनाने चाहिए। दिखाइए ना कि 10 साल में इसके जैसा कहां शहर बनाया है। 100 स्मार्ट सिटी में 1 किलोमीटर का इलाका भी तो होगा जिसे दिखाकर लिख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी सिंगापुर के जैसे बन रही है। इस लेख में ना सही अगले लेख में लिख दीजिए। कब तक सिंगापुर और शंघाई का नाम लेकर भारत के शहरियों को झांसा दिया जाता रहेगा? उम्मीद है आप हिंदी के दर्शक समझ पाए होंगे। जो अफसर 2016 में ढोलेरा को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे थे, वही रिटायर होने के बाद 2025 में भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि सिंगापुर बनाना चाहिए। सिंगापुर में सस्ते मकान हैं, हरियाली है और अच्छा प्रशासन है, उससे सीखना चाहिए, यह सब बता रहे हैं। सोचिए हमारे अलावा और किसे फुर्सत है अमिताभ कांत के लेख को बारीकी से पढ़ने और पकड़ने की? आपको सिंगापुर का सपना दिखा रहे हैं, पहले भी दिखा रहे थे, और जब भारत के शहरों पर लिखते हैं तो स्मार्ट सिटी का जिक्र तक नहीं, उन 100 स्मार्ट सिटी का जिक्र नहीं जिनके जरिए भारत को विश्व गुरु बनाया जा रहा था और ख्वाब दिखाया जा रहा है सिंगापुर की इन वादियों और सड़कों का। 2016 में अमिताभ कांत जिस ढोलेरा की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी तो उनसे बहुत पहले मुख्यमंत्री रहते हुए करने लगे थे। 2013 से ही, 2008 से ढोलेरा का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, बल्कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मनमोहन सिंह के समय शुरू किया गया था। मोदी सरकार ने इसे बड़े स्केल पर लॉन्च कर दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी कहां है? क्या आपके शहर का कोई हिस्सा स्मार्ट हो गया है? गुजरात के ढोलेरा को लेकर अक्टूबर 2013 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना दिखाया वो 2025 में किधर है? हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा? जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया ढोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो ढोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो ढोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम मोर। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। आम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। इस बयान को 22 साल हो गए। ढोलेरा की गाड़ी कहां तक पहुंची आप खुद ही खबरों में चेक कर लीजिए। जिस शहर की तुलना शंघाई से की जा रही थी, आज तक उसमें एक भी 5 सितारा होटल नहीं खुल सका। खबर है कि मैरियट यहां पर 5 स्टार होटल खोलेगा। अहमदाबाद और ढोलेरा के बीच आज तक एक्सप्रेसवे बनकर पूरा नहीं हुआ। उम्मीद है इस साल पूरा हो। 17 साल हो गए। सच यह है कि आज बेंगलुरु से लेकर पटना तक हर शहर की हालत बुरी है। आप सोच रहे होंगे कि हम अमिताभ कांत के लेख पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इसका शेयर बाजार के डूबने से क्या संबंध है? लेकिन संबंध है। जब आपके शहर कबाड़ होंगे तो निवेश कपार में नहीं होगा। कोई भी निवेशक आएगा तो इन शहरों को देखेगा, केवल फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे देखकर नहीं लौट जाएगा। वो इनसे गुजरते हुए भारत के शहरों, बस्तियों को भी देखेगा और आर्थिक हालात का अंदाजा लगाएगा। अगर कोई पटना आया और गंगा पर बने पुल को देखकर वाहवाही करने के बाद उसी पुल के नीचे से बनी इस बस्ती को देखकर कितनी देर प्रभावित रहेगा? इस हाल में भारत की शहरी आबादी आज भी रहती है।
जब आप लेख पढ़ते हैं कि भारत के 1 अरब लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो गई है, तो ऐसे इलाकों को देख आइए कि आज भी न्यूनतम मुद्रा के साथ लोग कैसे जी रहे हैं। 2015 में स्मार्ट सिटी के ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए, 100 शहरों के चुनाव को लेकर हेडलाइन बनती थी, शहरों में प्रतियोगिता होती थी, लोगों को लगता था कहीं उनका शहर स्मार्ट सिटी की होड़ में पीछे ना रह जाए। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी नहीं बने? जो अमिताभ कांत को लिखना पड़ा कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है, तो तरह तरह के प्रचार वीडियो किस लिए बनाए गए? पिछले साल जुलाई में इसके तहत लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डेडलाइन 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई। 3 जुलाई 2024 के पीआईबी के प्रेस रिलीज में लिखा है 90% परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, 10% काम ही बाकी है। 100 शहरों ने मिशन के हिस्से के रूप में 1,44,237 करोड़ की राशि से 7,188 परियोजनाएं पूरी कर ली। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण सुन लीजिए। वे स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट नहीं मिशन कह रहे थे, तो वो मिशन कहां गया? क्यों लिखना पड़ा अमिताभ कांत को कि भारत के शहर जर्जर हालत में हैं? ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए मिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्म द नेशन। ये मिशन हमारे शहरों को न्यू इंडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का है। 21वीं सदी के भारत में विश्व स्तरीय इंटेलिजेंट अर्बन सेंटर्स खड़ा करने का है। जाहिर है भारत के शहरों ने 10 साल का वक्त गंवा दिया। अगर गंवाया नहीं होता तो स्मार्ट सिटी मिशन में 1.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी यह कहने की नौबत नहीं आती। अभी तक लोग यही कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के कारण ही विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। भारत के शहर भी निवेशकों का भरोसा हासिल करने के लिए तैयार नहीं लगते। हमने शहर का हाल इसलिए बताया कि गपबाजी से निकलिए, स्वीकार कीजिए कि हर जिले में जो कॉलेज बने, जहां से आपके बच्चों का भविष्य बनना है, वो किसी काम के नहीं हैं, ज्यादातर थर्ड क्लास हैं। वहां केवल राष्ट्रवाद के नाम पर दंगल हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई पहचान नहीं। और दूसरा यह भी स्वीकार कीजिए कि आपके ज्यादातर शहर सपना नहीं जगाते, बल्कि सपने को लेकर भागने का रास्ता दिखाते हैं, जिसे देखिए अपने अपने शहर से भागने में लगा है। भागने से याद आया कि एसआईपी खाते बंद कर लोग भाग रहे हैं या नहीं, अब इस पर तस्वीर साफ होनी चाहिए। जीरोधा के सीईओ निखिल कामत ने 3 मार्च की सुबह ट्वीट किया कि मैं नहीं जानता कि डेटा कितना सही है या नहीं, लेकिन देखकर लगता है कि एसआईपी खत्म करने वाले निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। उन्हें यह नहीं करना चाहिए, ऐसा कामत लिखते हैं। निखिल कामत लिखते हैं कि एसआईपी अलग अलग मार्केट साइकिल में आपके निवेश को औसत कर देती है। यह वही निखिल कामत है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पॉडकास्ट किया था। इनकी बातों से संकेत मिल रहा है कि लोग एसआईपी छोड़ रहे हैं, वरना इन्हें दिलासा देने की क्या जरूरत थी। सितंबर के मुकाबले निफ्टी 50 16% नीचे, सेंसेक्स 15% नीचे गिरा है, मिड कैप इंडेक्स 22% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स दिसंबर में हुई पीक के मुकाबले 25% नीचे है, यानी 1/4 की गिरावट। 94 लाख करोड़ साफ हो चुका है। आजकल हर बात को ट्रंप से जोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि भारत की कंपनियों के शेयर सेंसेक्स और निफ्टी से नहीं जुड़े हैं, सीधा व्हाइट हाउस में लिस्टेड हैं। ट्रंप कुर्सी से उठते हैं तो भारत का बाजार गिर जाता है, ट्रंप कुछ भी बोलते हैं भारत का बाजार गिर जाता है। उनकी बातों का असर हो सकता है, होगा भी, लेकिन जिस तरह से हर बात में ट्रंप ट्रंप किया जा रहा है, उससे संदेह हो रहा है। हमें घरेलू बाजार की सच्चाई का सामना करना होगा। 10 साल में भारत के लोगों की आर्थिक तरक्की नहीं हुई, तभी तो आपको 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स जीरो करने पड़े, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। सवाल सख्ती से कीजिए, पूछिए, पता भी कीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में दौड़ाई जा रही थी वह सही है या नहीं, वह किस पटरी पर चल रही थी कि आज हालत खराब है और कहीं ये अर्थव्यवस्था लंबे समय तक के लिए पटरी से उतर गई या धीमी पड़ गई तो क्या होगा। उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयर 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर हैं। 4 मार्च को इंट्राडे ट्रेडिंग में हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, कोलगेट, गोदरेज के शेयरों में 2 से 3% की गिरावट देखी गई।
पिछले 6 महीने में इनके स्टॉक 36% तक नीचे आ गए। वैसे रेलवे की कंपनियों के शेयरों का हाल भी बहुत बुरा है। क्या इन सब के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार है? रेल कंपनियों के प्रदर्शन पर तो बात ही नहीं होती है। बहस चल रही है कि निफ्टी 4 जून 2024 के स्तर के नीचे चला जाएगा या ऊपर रहेगा। अभी भी दावा किया जा रहा है कि निफ्टी मजबूत है, लेकिन ज्ञान की इन बातों से उन्हें दिलासा नहीं मिल रहा। जिनके पैसे डूबे हैं और जिन्हें हाल फिलहाल में पैसों की जरूरत होगी। भारत के बाजार की गहराई पर भले किसी को संदेह ना हो, लेकिन कोई ठीक से नहीं बता रहा कि समंदर की इन लहरों की तरह मामूली उतार चढ़ाव है या अभी सुनामी आने वाली है। 5 महीने से गिर रहे बाजार में आप ये नहीं कह सकते कि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। गिरकर भी भारत का बाजार मजबूत स्थिति में है। जिन निवेशकों का डूबा उनकी हालत खराब होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में मार्केट के एक अनाम विश्लेषक के बयान के हवाले से कहा गया है कि मार्केट से यह पॉजिटिव सेंटीमेंट गायब हो चुका है कि टैक्स कट के कारण लोग उपभोग बढ़ा सकते हैं। बेंचमार्क इंडिसेज में 5% से अधिक की गिरावट है। सितंबर से लेकर अब तक सेंसेक्स 15% गिरा है। यह विश्लेषक अनाम क्यों है, यह भी सोचिए, क्योंकि भारत के बाजार में डरपोकों की जमात बढ़ गई है। वे अपने नाम से यह बयान भी नहीं दे सकते कि भारत के मार्केट से पॉजिटिव सेंटीमेंट गायब हो गया है। इसलिए तय आपको करना है कि लहरों को ही गिनते रहेंगे या समंदर की गहराई का अंदाजा सही से लगाएंगे। हमने इंडियन एक्सप्रेस के जिस लेख का हवाला दिया उसे संदीप सिंह और अनिल सैनी ने लिखा है। उनकी बात ठीक हो सकती है कि गिरावट आकार के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है, मगर असर इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट का विस्तार हुआ है। कहने का मतलब है नए लोग मार्केट में आए हैं। पिछले 5 साल में भारत का इक्विटी कल्चर भारत के अलग अलग इलाकों में पहुंचा। मेट्रो शहरों से निकलकर टियर 1 और टियर 2 शहरों तक मिडिल क्लास के अलावा भी लोग स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर गए। बीजेपी एनडीए के शासन में यह हुआ कि छोटे शहरों से आने वाले निवेशक भी म्यूचुअल फंड में योगदान देने लगे, यानी इक्विटी अब मास प्रोडक्ट बन गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 22 करोड़ निवेशक पंजीकृत हैं। यह संख्या 5 गुनी बड़ी है। म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को देखें तो हर 5 में से 1 रुपया उन शहरों से आता है जो म्यूचुअल फंड में योगदान देने वाले टॉप 110 शहरों की लिस्ट में है ही नहीं। 3 मार्च के वीडियो में हमने यही तो सवाल किया था कि बाजार में कौन लोग आए हैं, किस तरह के लोग आए हैं, कैसे आए हैं, किन की बातों से प्रभावित होकर आए। क्या हिंदू राष्ट्रवाद के विकसित प्रचार तंत्र के प्रसार के झांसे में फंसकर आए या अपने विवेक से आए? एक्सप्रेस ने लिखा है कि जो लोग कोविड के बाद से शेयर बाजार में आए हैं उनके लिए इस गिरावट का पहला अनुभव है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। जब आए और वेतन बढ़े नहीं, तब उनकी नेटवर्थ में जो भी बढ़ोतरी हुई म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में हुए मुनाफे से ही हो पाई। सवाल है कि वे किसके भरोसे बाजार में आए, किस प्रचार तंत्र ने इसमें भूमिका निभाई। अगर कोविड के बाद आए निवेशकों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा तो आंकड़े निकाले जाने चाहिए। खासकर 2020 के बाद से जिनके डीमैट अकाउंट खुले हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ, इस पर अलग से आंकड़े आने चाहिए। क्या नए निवेशकों ने धीरे धीरे पैसा लगाया या एक बार में ही रिटायरमेंट पेंशन का पूरा पैसा लगा दिया? इन निवेशकों को कौन संभालेगा जो पहली बार बाजार अपनी पूंजी लेकर आए और 30% का घाटा हो गया? बाजार का भालू अब सुस्ती छोड़कर रक्त पीने पर आ गया है। मार्केट में सुस्ती का प्रतीक भालू एक भयानक विकराल रूप ले चुका है जो गुस्से से चीर फाड़ कर रहा है, रक्तपात मचा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा यह भालू खूंखार लग रहा है। तस्वीर लेनी चाहिए इस भालू की तो फोटो खींच रहे हैं सुस्त पड़े सिंह की। प्रधानमंत्री मोदी यही करते हैं। जब आप उनसे महंगाई और रोजगार पर सवाल करेंगे तो किसी मंदिर में नजर आएंगे। उन्हें लेकर धर्म की बातें शुरू हो जाती हैं। जब भारत के मार्केट पर भालू ने हमला कर दिया तो गिर में सफारी कर रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनावों के बाद विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर सेबी से शिकायत की थी कि 4 जून के बाद मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जाएगा। उनका आरोप था कि जरूर कोई खेल हुआ है, बाजार को प्रभावित करने का प्रयास हुआ है। हम मार्केट की गिरावट को लगातार कवर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम भी समझ रहे हैं कि कौन कैसे बच बचा कर बोल रहा है, कैसे हताशा के सच को बोलते बोलते एक्सपर्ट उम्मीद का तड़का डाल देते हैं ताकि सरकार बहादुर क्रोधित ना हो जाए, कैसे 10 साल पहले सिंगापुर का ख्वाब दिखाने वाले अफसर भूल गए और फिर से सिंगापुर का ख्वाब दिखाने लगे हैं।
उम्मीद है आपको खेल समझ आ रहा होगा और हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।